नरेंद्र मोदी सरकार नामा रही अपने दूसरे कार्यकाल की दूसरी सालगिरह। बीजेपी 5000 गांवों में मना रही सेवा दिवस। सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर भी था कोरोना का साया। बिहार में बीते 24 घंटों में मिले संक्रमण के 1491 नए मामले। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,084। प्रदेश में 96.2% रिकवरी रेट। झारखंड में बीते 24 घंटों में मिले 823 कोरोना संक्रमित। इलाज के दौरान 13 कोरोना संक्रमित की मौत। 1647 कोरोना संक्रमित को हराकर हुए स्वस्थ। बिहार के बाद झारखंड में भी संक्रमण से बचाव के लिए की गई पहल। सुदूर इलाकों में शुरू किया गया डोर टू डोर वैक्सीनेशन काम। गोड्डा एसडीएम की मौजूदगी में रवाना की गई मोबाइल वैक्सीनेशन वैन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मोदी 2.0 जिनके 2 साल पूरे हुए दूसरे कार्यकाल में और अब तक 7 सालों का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिताया है। नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल की दूसरी सालगिरह आज के दिन मना रही है, लेकिन यह सालगिरह पहले कार्यकाल की तरह नहीं है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर भी कोरोना का साया था, लेकिन जिस तरह से सरकार ने कोरोना का मुकाबला किया वो इस दफा कोरोना महामारी की दूसरी लहर में गुम था। जानकार ये कहते हैं कि अगर बात पहली लहर की करें तो उस समय मोदी सरकार जितना सतर्क थी उसकी कमी इस बार दिखी गई। यह बात सच है कि ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की किल्लत पर सरकार ने काबू पा लिया, लेकिन जिनकी सांस उखड़ गई, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए शब्दों की सांत्वना कितना मलहम लगाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोई उत्सव कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा और कई कल्याणकारी कार्यक्रम होंगे। जरूरी है कि कोरोना के इस कठिन समय में जनता को अधिकतम राहत और सहायता प्रदान करें। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के माध्यम से हमें जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करना है, जिसने हमें सत्ता में लाया। दूसरे कार्यकाल की दूसरी सालगिरह, मोदी सरकार। तैयारियां तो तमाम की गई हैं राज्यों में। जिस तरह से झारखंड में, बिहार में सभी कार्यकर्ता इस प्लानिंग में हैं कि कैसे उपलब्धियों को गिनाएंगे। तो आज के दिन इस खास चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। विनोद जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। नमस्कार विनोद जी, आपकी नजर में इस समय कौन सी बड़ी उपलब्धियां रही इन 7 सालों में, खासकर अगर इन 2 सालों की बात करें जो कोरोना के साए में रहा, बताइए विनोद जी। देखिए, निश्चित रूप से आज खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का 7 वर्ष पूरा हो रहा है सरकार का, और दूसरा वर्ष दूसरे टर्म का। और निश्चित रूप से पूरे 7 वर्षों का आकलन करेंगे तो दर्जनों उपलब्धियां हैं जिसको हम बताएंगे। लेकिन अभी निश्चित रूप से कोरोना महामारी पर हमने पहली बार जो आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से बहुत कम समय में विजय प्राप्त कर लिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति ने पूरे देश में एक बार में लॉकडाउन लगा करके उसको रोकने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश यही विपक्षी पार्टियां इनको गालियां देते रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमारी सरकार की आलोचना बहुत कर रही थी, जिसके कारण इस बार प्रधानमंत्री ने राज्यों पर यह निर्णय छोड़ दिया, जिसके कारण संक्रमण दर बढ़ा। लेकिन निश्चित रूप से सरकार ने बहुत जल्द ही सारी चीजों की व्यवस्था कर ली है। ऑक्सीजन की आज के दिन में कमी नहीं है, न रेमडेसिविर की कमी है, न वेंटिलेटर्स की कमी है, न अस्पताल की कमी है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर सभी राज्यों में सारी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। और निश्चित रूप से 7 वर्षों में आपने देखा कि जो नहीं होने वाले काम, असंभव काम थे, 370 धारा हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना, बहुत पुरानी कुप्रथा थी 3 तलाक की, उसको समाप्त करना, ऐसे दर्जनों काम है जो देश हित में हुए हैं और सब राज्यहित और देश हित हुए हैं। और निश्चित रूप से भारत का प्रतिष्ठा इससे बढ़ा है। आज जो देश हमको नहीं नापसंद करते थे, आज उनके भी हाथ हमारी तरफ बढ़े हैं, क्योंकि हमने भी उनको काफी मदद की है पिछले कोरोना काल में। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के निर्णय के कारण आज विश्व में सभी जगह सभी देशों में हमारा मान सम्मान बढ़ा है और सभी विश्व के देश हमारे साथ आज खड़े हैं। विनोद जी, लेकिन अगर देखा जाए तो तमाम सर्वे की रिपोर्ट हमने देखी और तमाम सर्वे दावा करते हैं कि मोदी 2.0 में कोरोना काल में सबसे बड़ी नाकामी रही है मोदी सरकार की। ये सभी ग्रामीण और शहर के लोग कहते हैं। सर, आप इसे मानते हैं कि नहीं? देखिए,
नाराजगी स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी आए जिसकी अपेक्षा नहीं थी हमारी सरकारों या किसी को नहीं थी कि इतना ज्यादा संक्रमण दर होगा और इतने लोग प्रभावित होंगे। निश्चित रूप से सरकार ने व्यवस्थाएं की थी, लेकिन इतना बड़ा असर होगा इसकी माने आशंका नहीं थी। तो अभी तत्काल की घटना है, थोड़ी नाराजगी होगी, लेकिन निश्चित रूप से जब दिल पर हाथ रख कर देखेंगे यहाँ के लोग, भारत के लोग, तो उनको लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने निश्चित रूप से सारी चीजों को तत्काल प्रबंध किया और तत्काल इस पर कंट्रोल करके फिर से इस महामारी से हम लड़ रहे हैं सभी के सहयोग से, और पूरे देशवासियों का सहयोग है इसमें निश्चित रूप से। और निश्चित रूप से देखिए, महामारी को आप नहीं टाल सकते हैं। बड़ी बड़ी जब आपदा आती है तो कोई भी चाहकर, कोई भी सरकार हो, कोई प्रधानमंत्री हो, तो उसका थोड़ा सा दर्द झेलना पड़ता है, उसके दुख के साथ हमको खड़ा होना पड़ता है। तो अभी तत्काल नाराजगी है, लेकिन वो नाराजगी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। हमारे कार्यों को लोग देखेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के साथ खड़ा होकर के दिन रात 24 घंटे मेहनत करके इस आपदा काल से निकालने का काम किया है, तो महीने 2 महीने में सारी बातें सामान्य हो जाएंगी और नाराजगी निश्चित रूप से इन लोगों की दूर हो जाएगी हमारे कार्यों से। नहीं, लेकिन विनोद जी, कोरोना की जब पहली लहर थी, जब पहला साल था पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का, उस समय कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ज्यादा एक्टिव थे कोरोना महामारी से निपटने को लेकर, हालातों पर चर्चा को लेकर, लोगों का ख्याल रखने से लेकर। लेकिन दूसरे साल में ये जो दूसरी लहर थी, इस दौरान थोड़ी कमियां दिखाई दी, ढिलाई दिखाई दी केंद्र की भी तरफ से। विनोद जी, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार हमेशा सजग रहा, प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंतित रहे, इसके लिए काम करते रहे। आपने देखा कि ऑक्सीजन के लिए स्पेशल ट्रेन खोली गई, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और सभी राज्यों को जहां जरूरत थी तत्काल पहुंचाया गया। विदेशों से लगातार संसाधन मंगाए गए, तो उसमें कमी नहीं थी। कमी यही हुई कि लॉकडाउन केंद्र सरकार ने नहीं लगाया, वहीं पर कमी हो गई। क्योंकि केंद्र ने, हमारी प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को हम यह अधिकार देते हैं कि अगर लॉकडाउन की जरूरत पड़े तो लगा दें। क्योंकि निश्चित रूप से देश पर काफी आर्थिक संकट आया और आर्थिक रूप से हम कमजोर हुए, तो अर्थव्यवस्था भी कमजोर हुई थी, जिसके कारण लॉकडाउन पूरे देश में संभव नहीं था। और निश्चित रूप से पिछली बार प्रधानमंत्री ने लगाया था, सारे जगहों पर तारीफ हो गई, विदेशों में इसकी तारीफ हो गई कि इतना बड़ा निर्णय कैसे प्रधानमंत्री ने 133 करोड़ की आबादी जी के लोग हैं, गालियां दे रहे थे सरकार को, प्रधानमंत्री को लगातार शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, लोग में भ्रम फैला रहे थे कि जानबूझ करके एक लगा करके लोगों को पैदल चलने पर विवश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो पैदल नहीं चलना तो इन लोग को पड़ता, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो देश की हालत और बदतर होती, दूसरी लहर से भी ज्यादा बदतर होती पिछली बार, क्योंकि उस समय हमारे पास संसाधन नहीं थे। इस बीच में प्रधानमंत्री ने संसाधन उपलब्ध कराए, सारी तैयारियां पूरी कर ली उस लॉकडाउन के अंतर्गत, और निश्चित रूप से आज वही तैयारियां हमें काम दे रही है और बची कुछ जो तैयारियां थी हमने पूरी कर ली है। और निश्चित रूप से विदेशों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, कई एक देशों का, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के कार्यकलापों के कारण, उनके व्यवहार के कारण कई एक देश हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन विनोद जी, जब ग्राउंड जीरो पर हम गए लोगों से बातचीत करने के लिए, जब हमारे तमाम रिपोर्टर्स पहुंचे और लोगों से बातचीत की मोदी सरकार के कार्यकाल के कामकाज के बारे में, तो उनका यह भी कहना था कि कोरोना काल के दौरान, दूसरी लहर के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी दौरा यह गलत था। लोग इससे काफी नाराज भी दिखाई दिए। विनोद जी, देखिए, चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उसको जरूरी भी था। अगर हम चुनाव नहीं कराते, हमारी सरकार नहीं कराती, तो वही जनता और वही विपक्ष के नेता आरोप लगाते कि वो ममता बनर्जी को अपदस्थ करना चाहते हैं, चाहे दूसरे राज्यों में शासन लगाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो बहुत दुखद पहलू है, इस पर दिल खोलकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि देश में चुनाव है जो होना समय पर चाहिए, और निश्चित रूप से वो किया गया और सभी पार्टियों ने उतना ही भाग लिया, उतना ही रैली किया, प्रदर्शन किया कि कोई पार्टियां पीछे नहीं रही। तो निश्चित रूप से इससे प्रधानमंत्री की कोई गलती नहीं है, यह चुनाव आयोग का निर्णय था और चुनाव आयोग ने समय पर चुनाव करा करके जो हमारा मौलिक अधिकार है वो दिया है, हमें वोट का अधिकार दिया है। और निश्चित रूप से इसमें प्रधानमंत्री पर आक्षेप करना कोई उचित बात नहीं है, क्योंकि ये बातें विपक्ष के लोग कहते रहे कि गलत हो गया, चुनाव नहीं होना चाहिए था। लेकिन यही लोग अगर हम नहीं चुनाव कराते तो फिर आरोप लगाते कि राज्यों पर कब्जा करना चाहते हैं, राज्यपाल शासन लगाना चाहते हैं, तो दोनों बातें नहीं चलेगी। निश्चित रूप से चुनाव हुए हैं, अब सामान्य सारी चीजें हो रही हैं और निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें बहुत जल्द ही कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन अगर देखा जाए विनोद जी, पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में बेशक हैं। 2019 के बाद सर अभी तक 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जहां पर केवल 4 राज्यों में ही बीजेपी को जीत मिली है।
क्या कारण है सर कि 2019 के बाद ये ग्राफ थोड़ा सा गिरता चला जा रहा है? वजह क्या नजर आती है आपको इसके पीछे? देखिए, बहुत राज्यों में स्थानीय मुद्दे काम करते हैं और निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं। कहीं कहीं क्षेत्रवाद का मुद्दा हावी रहा है। हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी राज्य थे जहां हमारी सरकार नहीं थी, वहां स्वाभाविक है, वहां उनकी सरकार बनी है। लेकिन अधिकांश जगह हमारा मत वहां है, उसमें कोई कमी नहीं रही है। सभी जगह लोगों ने हमें मतदान किया है और हमारी सरकार का वोट का प्रतिशत बढ़ा है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आज भी देश से लोकप्रिय है। या तो जब लोकसभा चुनाव होगा फिर नजर आएगा कि केवल कमल छाप और नरेंद्र मोदी जी ही नजर आएंगे, क्योंकि हमने काम किया है। हम बात करने में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में विश्वास करते हैं और वो करके दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बातों को समझना होगा और जब जनता इन बातों को समझेगी तो निश्चित रूप से फिर से लोकसभा में जो अगला 24 में होना है, भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। तो मतलब कि विनोद जी, आप भी आज के दिन ये मान रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे ही काम आते हैं विधानसभा चुनाव में। तो अगर जहां पर बीजेपी की सरकार है जिन राज्यों में, वहां पर स्थानीय मुद्दों पर अधिक फोकस करना चाहिए, क्योंकि चुनाव के दौरान मोदी मैजिक के ही भरोसे रहते हैं कई राज्यों के नेता। उससे इतर काम भी करना होगा, चाहे बीजेपी की सत्ता उन राज्यों में क्यों ना हो। विनोद जी, देखिए, निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर हमको काम करना होगा। मोदी जी का आशीर्वाद तो रहता है, उनके चेहरे पर वोट पड़ता है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि वोट प्रतिशत हमारा सब जगह बढ़ा है नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर। लेकिन स्थानीय स्तर पर कहीं न कहीं हम पीछे पड़े हैं, हम अच्छा काम नहीं कर पाए हैं, मेरा जो मानना है, जिसके कारण हम उतनी सफलता नहीं प्राप्त किए। तो निश्चित रूप से स्थानीय नेतृत्व है, जो प्रदेश के नेतृत्व है, उनको भली भांति से हर गांव में, हर व्यक्ति के पास हमारे जो प्रधानमंत्री के किए हुए कार्य है, केंद्र सरकार के कार्य है, उनको बताना होगा, उनके तक पहुंचाना होगा, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे अधिक काम किए हैं। आप देखें कि घर घर मैंने गैस पाइप बिछाया जा रहा है, जलापूर्ति योजना की जा रही है, हर घर में बिजली की व्यवस्था कर दी गई है केंद्र द्वारा। तो निश्चित रूप से इसको बताना भी होगा लोगों को कि हमने क्या किया है और हर गांव को सौदे से जोड़ा जा चुका है। तो प्रधानमंत्री ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें कमियां रही है, जिसके कारण जनता ने हमें उतना पूर्ण समर्थन नहीं दिया। अच्छा, बिहार में आपको क्या लगता है कि केंद्र की बड़ी सौगातें जो इस समय आपको बेहतर नजर आती हैं? देखिए, अधिकांश योजनाएं केंद्र सरकार के सहयोग से ही चल रही है, ऐसा नहीं है। कोसी पर जो पुल बना, इतना बड़ा ऐतिहासिक पुल है, गंगा पर पुल बना और लगातार विकास के कार्य अनवरत हो रहे हैं बिहार में। अभी हर शहर में, हर गांव में ऊर्जा योजना के माध्यम से पाइप बिछाए जा रहे हैं गैस के लिए। हर घर तक गैस पहुंचेगा, हर घर तक जल पहुंचाया जा चुका है, हर गांव में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। तो सारी योजनाएं केंद्र सरकार की है और जो भी जरूरत है बिहार को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री एकदम लगातार उसको करने के लिए तत्पर है। बिहार को हर संभव मदद करने के लिए तत्पर है और उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और दूसरे राज्यों को भी जहां जिस चीजों की जरूरत है सरकार पूरी कर रही है, उसको मदद कर रही है। अच्छा विनोद जी, अभी तक तो आपने बताया कि कहां पर बेहतर काम कर रहे हैं मोदी जी और मोदी सरकार कितना कामयाब रही है, लेकिन अब आप ये भी बताइए एक बात दर्शकों को कि अभी कहां पर कमियां हैं जिस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए काम तो कभी पूरे होते नहीं है और हमेशा जरूरत होती है देश को आगे बढ़ाने की। आपकी नजर में, आपके नजरिए से वो तमाम योजनाएं कौन सी हैं, वो कौन से मुख्य बिंदु हैं विनोद जी? देखिए, निश्चित रूप से भारत एक ऐतिहासिक देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है। हम व्यवस्था करते हैं 10,000 की, तब तक आबादी हो जाती है 20,000। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार अनवरत काम करती है, कोई भी सरकार हो, और खास करके नरेंद्र मोदी जी केवल काम पर विश्वास करते हैं, बात से ज्यादा काम पर विश्वास देते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से इसमें काफी सफल हुए। आज देखिए कि भ्रष्टाचारियों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है देश में। और निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ी कमियां थी, जो इस बार पूरी कर दी गई कोरोना काल में। हम हर जगह सबल और सक्षम हो गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर सारे चीजों की व्यवस्था की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से दर्जनों केंद्रीय यूनिवर्सिटी खोले गए हैं हर राज्यों में।
केंद्र के सरकार से, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को हम निश्चित रूप से संपूर्णता देने जा रहे हैं। तो उसको हर स्थिति में मजबूत करना चाहते हैं। किसानों के लिए भी किसान सम्मान योजना के माध्यम से हर किसानों को इस वर्ष में 6,000 रुपया देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उज्ज्वला गैस के माध्यम से महिलाओं को गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया गया है। तो हम ये नहीं लगता है कि हम किसी क्षेत्र में पीछे हैं, हमारी सरकार पीछे है। आदरणीय प्रधानमंत्री की सभी चीजों पर नजर है, हर छोटे छोटे चीजों पर नजर है। तो चाहे बड़े उद्योग है, चाहे किसान हो, युवा हो, चाहे दलित समुदाय के लोग हैं, सबके लिए व्यवस्था की है। और जो कमियां है वो निश्चित रूप से पूरी कर ली जाएगी। और कहीं न कहीं हमें लगता है कि जो आबादी इस देश की है वो प्रभावित करती है हमारे कामों को, और निश्चित रूप से आबादी का रफ्तार है उसको कम होना चाहिए। कहीं न कहीं इस पर देश के लोग को सोचना चाहिए और निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण की बात होनी चाहिए। तो जिस तरह से आज के दिन हम जिक्र कर रहे हैं मोदी सरकार 2.0 के 2 साल, ये कह तो जा रहे हैं बेमिसाल, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। आज के दिन हम दो बड़े नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, दो प्रवक्ता है हमारे साथ, एक तरफ विनोद शर्मा, एक तरफ अविनेश जी हैं झारखंड से। अविनेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। अविनेश जी, क्या बेहतर काम लगे आपको इन 7 सालों में? आज के दिन जिक्र हम पुराने 5 साल से अधिक हम इन 2 सालों का कर रहे हैं, जहां पर नाकामयाबी भी तमाम देखी गई, और कामयाबी क्या आपको नजर आती है? बोलिए अविनेश जी। देखिए, ये देश 1947 में जब आजाद हुआ, आजादी के बाद एक दल एक परिवार को जितना लंबे समय तक, लंबे कालखंड तक सत्ता का सुख भोगने का अवसर मिला, उसका दंश देश आज भी झेल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन से स्थापना हुई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद का एक लक्ष्य रखा, संपूर्ण समाज के उत्कर्ष के लिए, उत्थान के लिए, उसी चीज को लेकर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बढ़े। और अटल बिहारी वाजपेयी के छूटे हुए कामों को श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जितनी साहस से और जितनी गति से और जितनी निष्ठा और प्रामाणिकता से आगे बढ़ाया है, अद्वितीय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज देश का चहुमुखी विकास हुआ है। कोई भी देश का ऐसा कॉर्नर नहीं है जो विकास से अछूता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया था, आज वो दृष्टिगोचर हो रहा पूरे देश में। और ये तो देखने का चीज है, मूल्यांकन करने का चीज है, ये कोई छुपाने का चीज थोड़ी है। जो है भारतीय जनता पार्टी को डंके की चोट पे कहती है कि हम जो कहते हैं सो करते हैं। हम झारखंड प्रदेश को ही ले, आज झारखंड प्रदेश में जिस तरीके से चहुमुखी विकास हुआ है झारखंड अलग होने के बाद से, आज झारखंड की जनता, आप झारखंड के गांवों में जाइए, आपको आश्चर्यजनक तरीके से लगेगा। इस बार कुछ वोट से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई, उसका अफसोस, उसका आज भी गांवों में और यहाँ के नौजवानों में दिख रहा है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों का झारखंड आज कांग्रेस के कुप्रभाव से चलने वाली हेमंत सोरेन सरकार की दंश झेल रही है। त्राही त्राही यहाँ की जनता कर रही है। लेकिन ये भी देखिए अविनेश जी, जो 2 बड़े विधानसभा चुनाव हुए हैं 2.0 में, एक तमिलनाडु का, एक पश्चिम बंगाल का, इन 2 राज्यों में जो हार मिली बीजेपी को, वो भी एक बड़ी नाकामयाबी में काउंट होगी 2.0 में। मोदी के चेहरे पर, उनकी प्रचार पर, तमाम दिग्गज स्टार प्रचारक के दौरों के बावजूद वो उम्मीद जो आप लोगों को थी, वो उम्मीद टूटी है। अविनेश जी, इस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जो बंगाल आज झेल रहा है। वामपंथियों के साथ गुप्त समझौता ये कांग्रेस पार्टी की देन थी। लगातार वामपंथियों ने वहां 35 साल तक शासन किया, और 35 शासन में बंगाल का जो हाल किया है, बंगाल का जो दिशा और दृष्टि था, उसे पता नहीं लोगों ने बंगाल की थाली में कहां जाकर फेंक दिया। आज बंगाल का जो दुर्गति है, ये कांग्रेस और वामपंथियों की देन है। भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हुआ करते थे, आज तो हम लगातार वहां बढ़ रहे हैं। अविनेश जी, अगर दुर्गति है पश्चिम बंगाल की, तो फिर जनता ने बीजेपी को क्यों नहीं जिता दिया सर? ये तो जनता जान रही है ना कि हमारी दुर्गति है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों ने जो हालात वहां के ग्रामीण सेक्टर में खड़ा करके रखे थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वहां सफल हुई है। आज आइडियोलॉजी के आधार पर वहां चुनाव लड़
वहाँ एक बड़ा वर्ग राष्ट्रभक्तों का बड़ा वर्ग खड़ा हुआ है। और आने वाले समय में वहाँ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता, किसान कार्यकर्ता सिर्फ ईंट दबाकर रखेंगे और पंजाब में राष्ट्रवादियों की सरकार नजर आएगी। नहीं अविनेश जी, इसे तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो मिले उसी में संतुष्टि आप कर लीजिए, इसी में आपका भला है। जहां 200+ सीटों का सपना था सर, वहां 70-74 सीटों पर आप सर जब सिमट गए तो आप कह रहे हैं कि हमारी कामयाबी है सर। देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे सपना देखना चाहिए। अच्छा सपना देखना कोई खराब बात थोड़ी है। बिल्कुल 200 क्या हम 300 भी देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, हमारे कार्यकर्ता, हमारी क्षमता है, संगठन में जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन मैंने कहा आजादी के बाद से ही बंगाल का हाल बेहाल कर दिया कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों ने मिलकर। आज वही दुर्गति झेल रही है बंगाल। हमने वहां अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कोई बुरा परफॉर्मेंस नहीं है। चलिए ठीक है। विनोद जी भी लाइव में बैठे हुए हैं बिहार से। विनोद जी, इन 2 सालों में और 5 सालों को और भी अब मिला दिया जाए, चलिए 7 सालों का पूरा अब हम जिक्र हम करते हैं। उन 5 सालों की अपेक्षा अभी तक ये 2 साल बेहतर नहीं रहे जितना होना चाहिए, जितनी उम्मीदें थी बीजेपी को इस लॉकडाउन और कोरोना काल के चलते। मानते हैं चीज आप? निश्चित रूप से देखिए, 1.5 वर्षों से हम परेशान हैं कोरोना से। हम नहीं, पूरा विश्व परेशान है। और निश्चित रूप से सरकार ने प्रयास किया उसके बीच की अर्थव्यवस्था को हम बनाए रखे, साधारण बात नहीं है। 1.5 वर्षों से सारी चीजें ठप है, पूरा देश ठप है, सारे बड़े विकास योजनाएं ठप हैं। तो उसमें भी हमारी सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार काम करके भारत को मजबूत स्थिति में रखे हुए हैं। ये साधारण बात नहीं है। लेकिन आज के दिन में हम देखिए, कोरोना काल में भी आज जो हमने सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का काम किया है, हर घर पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, हर को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप खुद सचेत होइए, अपना बचाव खुद कीजिए। मास्क का वितरण किया जा रहा है, साबुन का वितरण किया जा रहा है, लोगों को सैनिटाइजर दिया जा रहा है, उन घरों को भोजन दिया जा रहा है जहां पर लोग बीमार हैं, जिनके यहाँ खाना पहुंचाने वाला नहीं है। और निश्चित रूप से अनाथ बच्चों के लिए भी भाजपा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री ने योजना बनाई है कि उनको शिक्षित करने का काम करेंगे। उनको जो भी कमियां होगी, भाजपा के हमारे सदस्य कार्यकर्ता उनको गोद लेने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से पूरे देश के लिए योजना है और हर नागरिक के लिए योजना है। मैंने पहले भी कहा कि देखिए, 7 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुए हैं इस देश में, जो संभव नहीं था। कोई सपना नहीं देखा था कि 370 धारा कभी समाप्त हो सकता है। वो करके नरेंद्र मोदी ने दिखाया। आप ये कभी सोच नहीं सकते थे कितनी बड़ी कुप्रथा चली आ रही है, 3 तलाक के रूप में, उसको कोई समाप्त करने का हिम्मत करेगा। उन्होंने करके दिखाया और बड़े बड़े जितने भी कार्य थे उसको पूरा करने का काम किया है। और निश्चित रूप से हर घर में बिजली पहुंचाना, हर घर में पानी पहुंचाना, हर घर तक सड़क पहुंचाना, ये साधारण बात नहीं है। इतनी बड़ी आबादी में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य और शिक्षा देना, ये हमारे प्रधानमंत्री के दूरदर्शिता का परिणाम है। और निश्चित रूप से हर किसानों का सम्मान योजना दिया जा रहा है, हर बहनों को गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। साधारण बात समझते हैं क्या इतनी बड़ी आबादी में? और आबादी बढ़ते जा रही है लगातार। उसके बाद भी हर चीजों की व्यवस्था हम कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के सूझबूझ से आज देश का मान सम्मान। विनोद जी देखिए, सूझबूझ, बेहतर काम, ये तमाम चीजें तो आप बता रहे हैं सर, लेकिन जावड़ेकर की स्पीच मुझे याद है। जावड़ेकर जी ने कहा था कि पेट्रोल तो 34 रुपए लीटर भी मिल सकता है, लेकिन सर कई राज्यों में शतक पार कर चुका है पेट्रोल का दाम। जनता बहुत निराश है इन तमाम बातों से। देखिए, कहीं ना कोई ना कोई स्रोत होता है देश चलाने के लिए। किसी न किसी स्रोत से हम पैसा लेते हैं तो खर्च करते हैं। विकास कार्य जो हो रहे हैं तो कोई कई स्रोत से ही हो रही है। तो ये जो पेट्रोलियम है मेरा मुख्य स्रोत है, इसको हम मानते हैं, क्योंकि इससे जो टैक्स आते हैं वो विकास कार्यों में खर्च हो रहे हैं। आज जितनी बड़ी योजनाएं इस देश में चल रही है, मनरेगा के रूप में कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो साधारण बात नहीं है। हर व्यक्ति को देख रहे हैं कि कहीं न कहीं से उसको सम्मानित किया जाता है, किसानों को, गरीब को। तो आखिर वो पैसे कहां से आते हैं, सोचने वाली बात नहीं। तो सर क्या विकास कार्यों में पैसे अगर कम पड़ेंगे विनोद जी, अगर योजनाओं में पैसे अगर कम पड़ेंगे तो सर पेट्रोल डीजल सर 500 रुपए लीटर आप कर देंगे, ये कहना है आपका यहाँ पर? नहीं, बहुत जगह इस रेट में भी ऐसा थोड़ी केवल भारत में, दूसरे भी देशों में है इतने रेट है, ऐसा थोड़ी केवल भारत के लिए है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं से व्यवस्था करनी पड़ती है सरकार को। तो सरकार इधर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है। आपने देखा कि जो इनकम टैक्स का जो अभी था उसको यथावत रखा है। तो निश्चित रूप से सरकार इधर जो आए है बजट, उसमें कहीं किसी पर भार नहीं डाला। तो कहीं न कहीं से तो हम पैसे की व्यवस्था करेंगे। तो पेट्रोलियम के माध्यम से कुछ न कुछ किए गए हैं जो ताकि कल्याणकारी योजनाएं चलती रहे, देश का विकास होता रहे, देश का चौमुख। तो सर ये बैलेंस नहीं हुआ ना सर,
अविनेश जी भी हैं फोन लाइन पर। अविनेश जी, विनोद जी का यह कहना है कि जब देश का विकास करना है तो पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ाने पड़ेंगे ही, टैक्स तो लेना ही पड़ेगा। तब तो सर ये विकास कहां से हुआ? एक तरफ आप महंगाई अब बढ़ा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। अविनेश जी, नहीं, देखिए, इन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं वो ठीक ही इन्होंने कहा कि धन का संग्रह करके फिर उसका धन का वितरण करना, इसी में संतुलन बैठाने का प्रयास चल रहा है और ये अनवरत अच्छा होगा। आप एक तरफ देखिए, आज किसानों के खाते में जो धन जा रहा है, आजाद भारत में पहली सरकार है कि किसान जिस मात्रा में सुसाइड करते थे, आत्महत्या करते थे, ये पहली सरकार है कि गरीब किसानों के बारे में सोचा है उसने। अगर एक भाई अमीर है और दूसरा भाई बिल्कुल गरीब है तो ये संतुलन बैठाना हमारा एक किसान आंदोलन के दौरान भी मौतों के आंकड़ों का जिक्र एक बार करिएगा सर, ऐसा नहीं, आत्महत्या के मामलों को बताते हुए बढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी है जहां से तेल का रेट खुलता है, बहुत सी बातें हैं। फिर भी आपका ये पक्ष मैं उसको धैर्य से सुन रहा हूं और विनोद जी ने जो विषय रखा है वो ठीक ही रखा है। और लेकिन आपको मैं बंधु कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करने वाली पार्टी है। ये सबका साथ सबका विकास, और नरेंद्र मोदी जी तो लोक कल्याण, लोक हित और लोक सेवा के भाव से ही प्रधानमंत्री बने और वही काम भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को लेकर कर भी रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनेश जी, विनोद जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त थोड़ा कम है, तो जिस तरह से आज के दिन हम ये जिक्र कर रहे हैं कि मोदी 2.0 के 2 साल पूरे हुए, बेमिसाल तो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन हम इस चीज को दूसरे नजरिए से हम देखते हैं, क्योंकि तमाम सर्वे, वीआईपी न्यूज का भी सर्वे चीख चीख कर यह दावा करता है कि 2.0 में मोदी सरकार फेल रही है। चाहे हम बात करें हुए कोरोना काल के दौर की या लॉकडाउन के दौर की, चाहे किसान आंदोलन को लेकर। हाँ, कुछ लोगों ने जरूर कहा कि राम मंदिर जैसा मुद्दा, 3 तलाक जैसा मुद्दा, जम्मू कश्मीर में धारा 370, ये वो तमाम सफलताएं थी मोदी सरकार की, जहां पर लोग खुश भी दिखाई दिए। लेकिन जो नाकामयाबी है उस पर ध्यान देना चाहिए मौजूदा सरकार को, और कैसे बेहतर व्यवस्थाएं की जाए, दुरुस्त किया जाए, क्योंकि महंगाई का भी आलम चरम पर है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।